हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय है। तो मैं आपको यूपीएससी में सी सेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वांट के और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से लेके 1000 तक अगर हम जितने भी नंबर आते हैं उनको लिखते हैं तो उनमें 5 कितने टाइम्स आता है। तो जैसे कि अगर हम कोई भी नंबर बनाते हैं तो 0 से 1 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं डिजिट का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से 1 to 1000 देखना है तो 1000 तो स्किप कर देते हैं, इसमें 5 तो आना नहीं है। तो कोई भी नंबर बनाएंगे वो 1 डिजिट से लेकर 3 डिजिट तक हम देख लेते हैं कि उसमें कितने टाइम्स कितनी बार 5 आएगा और उनको काउंट कर लेते हैं। जैसा कि पहला केस देखते हैं। आप वो अगर इसको करेंगे 1 2 3 लिख के अगर करना चाहेंगे फिर काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला। तो हम इसमें यूज करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, तो उससे हम इसको आसानी से और कम टाइम में कर सकते हैं एग्जाम में। जैसे केस नंबर 1, अगर केस नंबर 1 देखते हैं तो 5 ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 5 3 टाइम्स आए, तो एक ही नंबर बनता है 555। और इसमें अगर देखते हैं तो 3 टाइम्स 5 आता है, तो 3 5 यहाँ से हो गया। केस नंबर 2 बनता है नंबर, इसमें अगर हम देखते हैं कि 5 2 टाइम्स आता है, तो पहले तो हमको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा दो बॉक्स जिसमें 5 है, फिल करना है हमको दो बार से। तो पहला होता है कि इनमें से दो बॉक्स सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, तो उसमें हम ये एनसीआर का फार्मूला लगाते हैं 3C2 में। अगर इसको फार्मूला सॉल्व करेंगे तो हम हमारे पास ऐसे 3 केस आएंगे जिनमें हम दो बॉक्स अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन के चुन सकते हैं। तो हमने 3 बॉक्स हुए, अब दो बॉक्स में तो 5 हमने फिल कर दिया। फिर आते हैं कि एक जो बॉक्स बचा है उसमें कितने डिजिट भर सकते हैं, तो हम देखते हैं अगर 5 को स्किप कर देंगे फिर बाकी सारे 9 डिजिट हैं वो फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कितने नंबर बन जाएंगे। 3 तो कॉम्बिनेशन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया कि कितने बॉक्सों में 5 अलग अलग तरीके से भर सकते हैं दो बॉक्सों में। और फिर बाकी बचा हुआ एक बॉक्स में अलग अलग डिजिट कितने टाइम्स में भर सकते हैं, तो वो 9 इस तरह से अलग अलग डिजिट बन जाएंगे। तो 9 इंटू 3 27 नंबर ऐसे बनेंगे जिनमें 5 दो बार आएगा। तो फिर नंबर ऑफ 5 कितना हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक नंबर में 5 2 टाइम्स आ रहा है और ऐसे 27 नंबर बन रहे हैं हमारे पास। तो 54 आ जाएंगे, 54 5 आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे। फिर तीसरा केस आते हैं कि एक 5 आए, ऐसे कितने नंबर बनेंगे। तो पहले तो हमको इन बॉक्स में सिलेक्शन करना होगा कि 5 कहाँ पे रखना है। तो इस तरह है 3C1 का फार्मूला यूज करेंगे तो ऐसे 3 केस बनते हैं। फिर उसमें बाकी बचे हुए दो बॉक्स में कोई भी डिजिट डाल सकते हैं 0 से लेके 9 तक, बस 5 को स्किप करना है क्योंकि इस केस में सिर्फ 5 वन टाइम से रखना है। फिर पहले बॉक्स जो दो बॉक्स बचे हुए हैं उसमें हमने एक बार एक बॉक्स में 9 डिजिट हम फिल कर सकते हैं, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। और दूसरे बॉक्स में 9 डिजिट है वो फिल कर सकते हैं। इस तरह से 243 नंबर ऐसे आ जाएंगे जिनमें 5 वन टाइम्स आएगा, और वन टाइम्स आ रहा है तो इतने यहाँ से हमें 243 5 मिल जाते हैं। फिर इन सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 305 आ जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन फिर देखते हैं। A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight increased by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो बॉक्स हैं A और B, अगर उन दोनों का वेट करते हैं। अब मान लीजिए दोनों बॉक्स का वेट करते हैं, पहले A का वेट करते हैं। तो जो वेट है A का, जब B को उस वेटिंग मशीन पे रखते हैं तो वेट जो है 60% इंक्रीज हो जाता है। तो हम लेट कर लेते हैं, बॉक्स ए का वेट 100 kg है तो 60% बढ़ाने के लिए ए का 60% कितना होगा, 60 kg होगा। तो वेट 60 kg से बढ़ा है तो 60% निकालेंगे तो 60 kg बी का वेट आ जाएगा।
अब टोटल वेट ए प्लस बी कितना हो जाएगा 160 kg। अब कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। अगर बी को हटा देते हैं फिर से तो टोटल वेट के रेस्पेक्ट में कितना वेट कम हो जाएगा, तो 60 वेट कम हो जाएगा। 160 टोटल वेट हो गया। इस टोटल वेट के रेस्पेक्ट में अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये आ जाएगा 37.5%। थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। In a school, every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4. तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल में सारे बच्चों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसमें फुटबॉल प्लेयर जो हैं उनका जो नंबर होगा वो आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 से डिविजिबल होगा। Whereas a student is a cricketer if and only if the identification number is divisible by 6. If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? तो कह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनको 1 से लेके 100 के बीच में नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो जो फुटबॉल खेलते हैं उनका नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा और जो क्रिकेट खेलते हैं उनका नंबर जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं 4 से डिविजिबल नंबर कौन से हो जाते हैं। 4, 8, 12, 16, 20 फिर 100 तक चले जाएंगे। और नंबर है डिविजिबल बाय 6 कितने हो जाएंगे 6, 12, 80 फिर 100 तक चले जाएंगे। अब हमें बताना है कुछ ऐसे नंबर इन दोनों में आएंगे जो कॉमन होंगे, जो 4 से भी डिविजिबल होंगे, जो 6 से डिविजिबल होंगे। उनमें पहला नंबर आ जाता है 12 जो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। तो ऐसे जो स्टूडेंट होंगे वो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे, फुटबॉल भी खेल रहे होंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन दे रखी है कि फुटबॉल खेलने वाले जो उनका नंबर है 4 से डिविजिबल है, जो क्रिकेट खेलने वाले उनका नंबर 6 से डिविजिबल है। एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 और 6 से डिविजिबल होगा, वो 12 होगा। अब 12 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हो जाएंगे 12, 24, 36। अब हम ये निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा है क्रिकेट भी खेलते हो एज वेल एज फुटबॉल भी खेलते हो। तो अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें 100 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे 8 ही नंबर बनेंगे जो 4 और 6 से डिविजिबल होंगे। तो 8 ही स्टूडेंट आ जाएंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ रनर was crossing the 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometer was the runner is supposed to run in this event? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रनर है 12 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसको बताया जाता है कि अभी उसने 80% ही रेस कंप्लीट की है, अभी मतलब 20% और उसको खत्म करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है 80% जो रेस है उसको 12 किलोमीटर हमने ले लिया, फिर 1% क्या हो जाएगा इस 80 को इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 1% की वैल्यू। फिर 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 100% रेस कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर आ जाएगी। वही हमसे पूछा गया हाउ मेनी किलोमीटर वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट, तो 100% ही पूरी रेस होगी तो 15 किलोमीटर आ जाएगी। आ जाते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। Raju had 9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. Therefore, he borrows 2,000 from a friend. Then, फिर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है। चलिए इसमें ये भी वैसे सेम ही क्वेश्चन है जैसा पहला वाला किया। 75% ले लेते हैं 9,000 के बराबर, फिर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,000 अपॉन 75%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी 12,000, मतलब जो फोन है वो 12,000 का मिलेगा। अब उसके पास 9,000 रुपए थे, उसने दोस्त से अपने कितने लिए 2,000 रुपए, तो ये उसके पास टोटल कितने हो जाए 11,000 हो गए। फिर भी फोन कितने कम को मिल रहा है 12,000 का।
उसको अभी कितने रुपए की जरूरत है, 1000 के और फोन लेने के लिए। तो इन ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं, राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट। ये ऑप्शन एकदम सही है। राजू के पास अभी पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो फोन खरीद सके। राजू हैज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट एज रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट। अब ये सारे ऑप्शन पढ़िएगा, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। उसके पास एग्जैक्टली अमाउंट नहीं थे, 1000 कम थे। राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट एंड ही विल हैव 500 विथ हिम। तो उसके पास ऑलरेडी पैसे कम पड़ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि 500 खरीदने के बाद फोन बचेंगे उसके पास। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, P, Q and R are 3 towns. The distance between P and Q is 60 km, whereas the distance between P and R is 30 km. Q is in the west of P and R is in the south of P. What is the distance between Q and R? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है P और Q के बीच की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, P and R के बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस की बताया गया। फिर कंडीशन दी गई है Q is in the west of P। अब हम P को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। फिर इसके वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे Q है, और साउथ में क्या है, R is in the south of P। R को साउथ में ले जाते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें पाइथागोरस फार्मूला लगा देंगे तो हमको ये आ जाएगा। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आपको पता होना चाहिए 6 और 8 और 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आप इसको आसानी से देखते पढ़ के भी क्वेश्चन कर सकते थे अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है। तो इसका पाइथागोरस सिंपल सा क्वेश्चन था। Sita and Geeta go for a swim after a gap of every 2 days and every 3 days respectively. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? ये क्वेश्चन में हम अगर एक डेट का नंबर लाइन बना लेते हैं तो इसको आसानी से बस ऐसे नंबर लाइन बना के किया जा सकता है। अगर पहले वो 1 जनवरी को दोनों लोग पहले स्विम के लिए जाते हैं, फिर पहले केस में सीता क्या है 2 दिन का गैप लेती है, फिर जाती है तीसरे दिन, बीच में 2 दिन का गैप होता है। अगर 1 जनवरी को सीता गई तो फिर 2nd को गैप लेगी, 3rd को गैप लेगी, फिर 4th को जाएगी, फिर 5th को गैप लेगी, 6th को गैप लेगी, 7th को स्विम के लिए जाएगी। इसी तरह फिर 10th को, फिर 13th को, फिर 16th को। और गीता 3 डे का स्किप करती है, फिर 4th डे जाती है। अगर 1 जनवरी को वो गई स्विम के लिए तो 2nd स्किप करेगी, 3 स्किप करेगी, 4 स्किप करेगी और 5th को जाएगी वो फिर स्विम के लिए। इसी तरह फिर 9th को जाएगी, फिर 13th को जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट। तो फिर से फर्स्ट टाइम तो 1 जनवरी को गए, फिर नेक्स्ट टाइम किस डेट को जाएंगे। तो इसमें कॉमन देखिए, कॉमन आ रहा 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी को फिर से वो स्विम के लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन अच्छा है। X, Y and Z are the contestants in a race of 1000 meter. Assume that all run with different uniform speeds. X gives Y a start of 40 meter and X gives Z a start of 64 meter. If Y and Z were to compete in a race of 1000 meter, how many meters start will Y give to Z? तो देख लेते हैं इसमें पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट क्या होता है। स्टार्ट देना मतलब जितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है वो उतने मीटर की उसको छूट दे रहा है। तो जैसे x है, x क्या है, x y को स्टार्ट दे रहा है। इसका मतलब है y जो है वो 40 मीटर कम रनिंग करेगा। x अगर यहाँ पे खड़ा है, ये पूरी डिस्टेंस अगर 1000 मीटर है, x यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ तक दौड़ता है 1000 मीटर, और उसने x ने y को 40 मीटर का स्टार्ट दे दिया, मतलब y 40 मीटर आगे खड़ा है x के। वो कितना दौड़ेगा, 1000 से माइनस कर लेंगे, 960 मीटर दौड़ेगा। और z को x कितना स्टार्ट दे रहा है, 64 मीटर को, तो z कितने मीटर दौड़ेगा, 936 मीटर दौड़ेगा। और वही x जो है 1000 मीटर दौड़ेगा सेम टाइम में। अब जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
यहाँ पे क्या है, रनिंग हो रही है। अगर x यहाँ से स्टार्ट करता है और y यहाँ से स्टार्ट करता है, दोनों सपोज करते हैं कि 10 मिनट में पूरी रेस खत्म करते हैं। 10 मिनट में x 1000 मीटर दौड़ेगा और 10 मिनट में y 960 मीटर दौड़ेगा। यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है 10 मिनट। अब अगर हम फार्मूला देखते हैं डिस्टेंस का, डिस्टेंस स्पीड और टाइम का फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है। तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। आप लोगों को अगर ये फार्मूला पता है तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए रेशियो निकालते हैं। x 1000 मीटर दौड़ रहा है सेम टाइम पे, और उसी टाइम पे y जो है 960 मीटर दौड़ रहा है, और x यहाँ पे 1000 मीटर दौड़ रहा है और यहाँ पे z 936 मीटर दौड़ रहा है। अब यहाँ पे x सेम है, x की वैल्यू 1000 मीटर ही रनिंग कर रहा है, तो y और z का रेशियो इतना आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे तो ये 40 रेशियो 39 आ जाएगा। अगर इस रेशियो का मतलब है अगर y 40 मीटर दौड़ रहा है तो उसी टाइम पे z कितना दौड़ रहा है, 39 मीटर दौड़ रहा है। अब कह रहा है कि अगर दोनों आपस में रेस करते हैं सेम स्पीड से 1000 मीटर की, तो ये कितना मतलब स्टार्ट y z को कितना स्टार्ट देगा। तो अगर हम देख लेते हैं कि सेम टाइम में y कितने मीटर दौड़ रहा है 1000 मीटर, इसको हम ले लेते हैं 40 इक्वल टू 1000 मीटर और 39 की वैल्यू निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा z कितने मीटर दौड़ रहा है जितने टाइम में 1000 मीटर y दौड़ रहा है। तो देखते हैं 39 की वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 39 की वैल्यू आ जाएगी 975 मीटर। तो y को z को कितना स्टार्ट देना पड़ेगा, 25 मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 40 देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। देखिए ये दो कंडीशन दी गई हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, y इज लेस देन और इक्वल टू 40। ये नंबर लाइन में अगर देखते हैं 0 25 40 यहाँ पे आता है। अगर ये y का देख लेते हैं, y क्या है 40 के बराबर है या 40 से छोटा है, ये पूरा y की नंबर लाइन हो गई, ये x की नंबर लाइन हो गई। अब देखते हैं इस चारों ऑप्शन से इनको चेक कर लेते हैं। चारों ऑप्शन में हम ये कंडीशन के हिसाब से वैल्यू रख के सेटिस्फाई जो होगा ऑप्शन वही सही होगा। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन x इज ग्रेटर देन y। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं y 40 ले सकते हैं और x को 25 लेते हैं, तो यहाँ पे तो y ग्रेटर हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। y माइनस x इज ग्रेटर देन 15, इस ऑप्शन को चेक करते हैं। y को 30 ले लेते हैं, x को 28 ले लेते हैं, तो ये तो 2 आ जाएगा, तो ये तो 15 से लेस देन हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और सी नंबर में आ जाते हैं y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। ये ऑप्शन में देखते हैं अगर y की मैक्सिमम वैल्यू 40 रखते हैं, x की मिनिमम वैल्यू 25 रखते हैं, तो ये डिफरेंस आता है 15। अगर इसको अदर वैल्यू कोई भी वैल्यू रखेंगे चेक करेंगे तो हमेशा 15 से ही नीचे ही वैल्यू आनी है। अगर सपोज करते हैं y को 35 ले लेते हैं और x को हम 30 ले लेते हैं, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 5 आएगा, ये भी 15 से कम हो जाएगा। कोई भी कंडीशन आप रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी और ये गलत हो जाएगी। इसका भी देख लीजिए, x को 25 लेते हैं, y को 3 लेते हैं, तो x प्लस वाई ये तो 28 आ गया। और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश, while 3 of them can read neither of these two languages. The number of people who can read exactly one language is। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये पूरा यूनिवर्सल है डायग्राम जो है, इसमें मान लेते हैं 15 स्टूडेंट, क्या ये पूरा जो ये 15 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से
एक कंडीशन दे रखी है while 3 ऑफ देम कैन रीड नाइदर ऑफ दिस 2 लैंग्वेजेस। तो उनको हम 3 स्टूडेंट जो हैं वो ना ही फ्रेंच रीड कर पाते हैं ना ही इंग्लिश, उनको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर 7 फ्रेंच रीड कर सकते हैं और 8 इंग्लिश रीड कर सकते हैं, ये वेन डायग्राम। अब इनमें से कुछ स्टूडेंट जो होंगे जो बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज रीड कर सकते होंगे। तो पहले तो 15 स्टूडेंट टोटल थे, जिसमें से 3 ना ही फ्रेंच रीड कर पाते हैं ना ही इंग्लिश रीड कर पाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 12 स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि सिर्फ या फिर इंग्लिश या फ्रेंच या फिर दोनों रीड कर पाते हैं। तो ऐसे 12 स्टूडेंट हो गया। अब देखिए टोटल स्टूडेंट 15 थे। हाँ, टोटल स्टूडेंट ये देखिए, फ्रेंच जो रीड कर पाते हैं वो 7 स्टूडेंट है, इंग्लिश जो है रीड कर पाते हैं वो 8 स्टूडेंट है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 8 + 7 15। तो इस हिसाब से अगर इनमें जो है ये 15 जो वैल्यू आ रही है, इसमें जो बोथ लैंग्वेज रीड कर पाते हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 से। टोटल जो बच्चे रीड कर पा रहे हैं वो 12 ही है। यहाँ पे ओवरलैप वैल्यू करने के बाद वैल्यू कितनी ओवरलैप कर रही है, जो ओवरलैप कर रही है वही फ्रेंच और इंग्लिश रीड कर पा रहे होंगे। तो 15 से 12 सब्ट्रैक्ट करके 3 वैल्यू क्या आ जाएगी, जो बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश रीड कर रहे हैं। अब हमको पता है जो बच्चे इंग्लिश या फ्रेंच रीड कर पा रहे हैं वो 12 हैं, और उसमें से ओवरलैप कितनी वैल्यू कर, जो बोथ लैंग्वेज रीड कर पा रहे हैं वो 3 हैं। अब अगर हमको निकालना है कि द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, अब कंडीशन दे रखी है कि सिर्फ एक लैंग्वेज रीड कर पाए, या फिर इंग्लिश या फिर फ्रेंच, दोनों नहीं। तो टोटल स्टूडेंट जो रीड कर सकते हैं वो 12 हैं। जो ओवरलैप कर रही है, जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों रीड कर पा रहे हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 स्टूडेंट ऐसे आ जाएंगे, 9 पीपल इतने आ जाएंगे जो सिर्फ एग्जैक्टली वन लैंग्वेज रीड कर पाए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे अच्छी लगी। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्रशांत पॉइंट। थैंक यू।